बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, जहां सियासी भौचाल है वहीं हम लोगों को कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल भौचाल भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि किसी भी तरीके से मामलात थम नहीं रहे और लाइट एट द एंड ऑफ द टनल भी नजर आना बंद हो गई है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर इब्हाम है इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट हो रहा है या हो चुका है या अब थमने जा रहा है। लेकिन मामला इस तरफ बढ़ चुका है कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स कर रही थी पार्लियामेंट, उसके हवाले से एक लार्जर बेंच बना दिया गया है। उस लार्जर बेंच के मामला आगे बढ़ेंगे, कल समाअत होगी और कल समाअत के बाद क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा मामला आया जहां चाहे आप जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए या फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, इनके ऊपर इल्जामात लगते रहे कि आपने सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत की है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आर्टिकल 68 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्लियरली कहता है कि किसी भी जज के कॉन्डक्ट के बारे में या जातियात के बारे में या किस तरीके से डिसीजन लिया गया इसके बारे में पार्लियामेंट के अंदर बात नहीं हो सकती, डिबेट नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ आर्टिकल 69 ये कहता है कि पार्लियामेंट का जो तरीकाकार है, जो जिस तरीके रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड जिस तरीके से कानून साजी की जाती है उसके ऊपर सवाल उठाना सुप्रीम कोर्ट के लिए या कोर्ट के लिए, अदालत के लिए पॉसिबल नहीं है। सो आर्टिकल 68 और 69 की नजर के अंदर और इसके शैडो के अंदर क्या होने जा रहा है, ये एक अहम सवाल होगा। आज की हमारी दो टॉप स्टोरीज हैं, उन दोनों टॉप स्टोरीज को मैं आपके सामने रखे दिए देती हूं। अदालत, सियासत और मईशत का गहरा ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम जो है 8 रुकनी बेंच उसके हवाले से बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच के अंदर जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि ऑफ कोर्स सीजेपी, उसके साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सईद मजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस सईद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद होंगे। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे पंजाब के अंदर इंतखाबात की, जो कि अभी भी डावाडोल ही नजर आ रहे हैं। 14 मई को इंतखाबात ना करने का इंदिया मेरे प्रोग्राम के अंदर मंडे को दे दिया गया था और उसके साथ साथ उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भी आ गई थी। तो ऐसे में फंड्स और सिक्योरिटी के मामलात सुप्रीम कोर्ट के जो है वो सामने आ चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी ले लिया है, अब कहां तक मामला पहुंचेगा। कहीं कंटेम्प्ट के अंदर वजीर आजम को नाअहली बर्दाश्त तो नहीं करना पड़ेगी, इसलिए क्योंकि फवाद चौधरी साहब ऑलरेडी इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि कहीं तनवीर इलियास जैसा हाल शहबाज शरीफ साहब का ना हो। ये मामलात गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं। गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है। इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा देती हूं। मेरे साथ इस टाइम पर स्टूडियोज में मौजूद है सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद। बहुत शुक्रिया सैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ सायरा बानो साहिबा मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं GDA की। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। पार्लियामेंटेरियन भी हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं और कानूनदान भी हैं। इसके साथ साथ अहमद पंसौता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज ऑल्सो सीनियर लॉयर। बहुत शुक्रिया अहमद, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले सेनेटर साहब आपकी तरफ ही मैं बढ़ूंगी। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरामीम करना, एक तरफ तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो रहे हैं, हमने वकला को भी एहतजाज करते हुए देखा, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस टाइम पर बड़ा एक क्लियर स्टैंड ले रही है कि अगर अदालत ने फैसला किया है तो अदालत ने फैसला किया है, एंड ऑफ स्टोरी, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन क्या अगर कोई फैसला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ भी आएगा तो उसकी इसी तरीके से सपोर्ट की जाएगी या नहीं? क्योंकि इस टाइम पर हुकूमत यही सवाल उठा रही है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता जी ये हुकूमत को क्या हुआ है। आज से 1 साल पहले मेरे ख्याल में बड़ा कड़वा फैसला आया था PTI के खिलाफ। नहीं, PTI ने तो कुछ नहीं किया, डायरी पकड़ी, चल पड़े, कुछ कहा। देखिए अदालत के आधी रात को खुलने के ऊपर बड़े सवाल देखिए बात ये हो जाती है कि हाँ, देखिए बात चीज़ें जो नॉर्मल से हट कर है उस पर सवाल उठता है। सवाल उठना और उसको चैलेंज करना, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आप किसी को जस्ट बिकॉज के मैं किसी फैसले के साथ, हो सकता है मेरी ओपिनियन, मेरी राय उस फैसले के साथ ना जाती हो, मेरा हक बनता है कि मैं उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करूं या क्रिटिक करूं। क्रिटिक इन अ पॉजिटिव वे कि यार इसमें ये चीज़ हो जाता तो बेहतर होती। क्रिटिसिज्म ये कि ये टाइम नहीं था आधी रात को वो खोलना और ये सब कुछ करना। ठीक है, अदालत समझती थी कि ये ज़रूरी था, हमने जो उन्होंने कहा हमने वो कर लिया। हमें वो पसंद नहीं आया लेकिन हमने कर लिया। अच्छा, हमारी इंटरप्रिटेशन, हम भी तो यही क्रिटिक कर रहे हैं। अगर फुल बेंच होता तो क्या ठीक है, तो ठीक है, हम हट गए थे, वो करते रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि वो गलत थे, देखिए इस तरह है कि आपको सबसे पहले इस चीज़ को सामने अवाम को देखना होगा कि
जो रियासत है उसमें ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स मींस 3 सेपरेट सतून है। उनमें से एक है जो लेजिस्लेटिव है, जो लेजिस्लेचर, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस मींस सेनेट और नेशनल असेंबली आ जाती है, जो कि कानून साजी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हुकूमत वक्त, जिसको हम कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ये उसको इम्प्लीमेंट करती है। अगर कोई कानून को इंटरप्रिटेशन चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट करती है। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए कानून साजी हो सकती है, लेकिन वो कानून साजी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगी। वो उसके अंदर जो छोटे वो आप बना सकते हैं चीज़ें, आप लोअर कोर्ट्स के लिए बना सकते हैं, आप हाई कोर्ट के नहीं बना सकते। लेकिन आप अगर देख लें तो 4th स्केड्यूल आर्टिकल 70 सब 4, जिसको हम कहते हैं फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरह नहीं हो सकता जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस ना लाएं। आर्टिकल 184(3) के अंदर अमेंडमेंट। हाँ, नहीं, वो आर्टिकल 191 है, जो कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाती है। ठीक है, जो आर्टिकल 184(3) है वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक में कोई सुओ मोटो लेती है, तो वो उस बेसिस में, अच्छा उसमें लिखा हुआ है सुप्रीम के, सेनेटर साहब सारा सुओ मोटो का ही पड़ा हुआ है ना। अभी तो देखिए रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर भी तब्दीली की जा रही है। देखिए आप जरूर चेंज करें। मैं ये जरूर समझता हूं कि ऐसे रूल्स नहीं होने चाहिए जिसमें एक आदमी के पास फैसला हो। हाँ, कलेक्टिव डिसीजन इज ऑलवेज बेटर, लेकिन उसको ठीक करने का सही भी तरीका है, उसको ठीक करने का गलत भी तरीका है, और उसका सही तरीका है 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन में लाए। ये जो चेंज लाना चाहते हैं उसमें जो खास तौर पे जो अपील का हक है वो आर्टिकल 184(4) आएगा, और अगर आप 184(3) को चेंज करना चाहते हैं उसके लिए, तो फिर वो रूल्स के अंदर चेंज होगा और वो सुप्रीम कोर्ट खुद चेंज करेगी, डिसाइड करती है आर्टिकल 191 के तहत। अच्छा, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, लास्ट टाइम हम लोगों की बात हुई थी तो आपने कहा था कि कानून साजी के तरीके में भी कोई मसला नहीं है और कानून साजी में भी कोई मसला नहीं है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर और अदालतों के अंदर आप पेश होते रहे, कल के लिए एक लार्जर बेंच बना दिया गया है, इसकी समाअत भी होगी। आपकी क्या या गवर्नमेंट की क्या इसमें प्ली होगी, कंसिडरिंग कि कानून साजी तो इत्तेहादियों ने मिलकर की है, और कानून साजी सवाए जीडीए या एक आधे और कुछ लोगों ने अपोज किया हो तो किया हो, लेकिन अदरवाइज पूरी पार्लियामेंट जो इस टाइम पर पार्लियामेंट में बैठी है, ऑपोजिशन जो बाहर है, पीटीआई जो बाहर है उसको छोड़ दें, जो बैठी है उसने तो मिलकर ही ये कानून साजी पास किया। आपकी नजर में ये समाअत कहां तक और किस मोड़ पे जाएगी? पहले एक तारीखी हकीकत आपको बता दूं डॉक्टर साहब की, मैं जिम्मेदारान आप बता रहा हूँ, ये जो रात अदालत खुली थी जिसका जो और दे चुकी, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं खुली थी, वो खुली थी किसी को खुली थी। उसमें मौलवी इकबाल हैदर की शायद पिटीशन जो वो बाद हाई कोर्ट में आ गई, वो अगर सबके देता हूँ, बाकी दूसरी हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की भी पिटीशंस ड्राफ्ट हुई थी, अगर वो नहीं है तो वो भी उनको जो है ना आपके वो डी नोटिफाई किस ये वो समझ आ क्या होगा, और उसकी जगह नोटिफाई किसको होना था वो भी आप सबको मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा। तो ये एक तारीखी हकीकत है, ये इसके लिए नहीं था। अच्छा, वो जो मीठा मीठा और हाप हाप और कड़वा कड़वा थू थू वाली बात, अगर ये प्रोसीडिंग में उस प्रोसीडिंग में जिसमें अनडू किया था ये कासिम सूरी वाली जो सारी वो थी, उन्होंने जो रिजेक्ट कर दिया था और इसके नतीजे में अगर इस सारी प्रोसीडिंग को वाच किया हो डॉक्टर साहब ने या किसी और दोस्त, उनको एक चीज़ याद हो, शायद प्राइम मिनिस्टर को याद है, क्योंकि दरमियान एक मौका ऐसा आया था जिसमें री इलेक्शन की बात है, वो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि इसको री इलेक्शन करवाया, तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड, उनका स्टाफ ये था कि इलेक्शन जो है ना इस महीने में, तो उस वक्त भी जो है वो अब इससे ज्यादा मेरा ख्याल है आगे हद अदब है, इतना जो है ना वो जी सैन साहब उस वक्त शहबाज में थे, शहबाज साहब ने मेरी तरफ देखा, मैं वो शहबाज साहब से शायद इस बात पे कंसीड कर रहे थे, मैं उनको मना किया था कि इस पे कंसीड न करना और कंसेशन न देना, ठीक है जी। तो ये दो बात तरीके हकीकत है, ये जो आर्ट को सीधा रख
मैं आपको बता देता ठीक हो हूँ। गया। बाकी आ गई कि सूरत जो इन्होंने बेंच के मुझे बड़ा एहतराम है उनसे, उसमें बाज मेरे जाती दोस्त भी शायद उसमें हैं, मगर बेंच देख लीजिए, बेंच की फॉर्मेशन से सारी चीज जो है ना वो मतलब वो समझ आ क्लैरिटी हो जाती गई है। कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीजन है ना कामरान साहब, वो आप कह रहे हैं कि क्लैरिटी हो गई कि अभी भी वो डिवीजन क्लियरली है। अहमद पंसौता साहब, सेन साहब, आई विल ट्राई टू फिक्स योर ऑडियो एज वेल, बीच में ब्रेक आ रहा है, बट आई विल ट्राई टू गेट दैट फिक्स्ड एज वेल। अहमद पंसौता साहब, जी जी सेनेटर एक साहब, चीज और जी जी जब तक कोई चीज नोटिफाई नहीं, कोई चैलेंज नहीं होती, वो कानून नहीं बना होता, ये सब कुछ नोटिफाई होने से पहले जो है ना वो न सिर्फ वो चैलेंज भी हो गई है और उसके बाद उसकी बेंच बन भी गया है। बेंच की फॉर्मेशन में एक चीज और भी देख लीजिएगा, 8 का बेंच बना है इस वक्त 15 लोग, 8 का बेंच, और 8 का बेंच बनाने का मतलब ये है कि अपील का राइट जो है ना वो भी इस तरह से भी स्नैच कर दिया गया है। ये अब तो बात समझ आ गई है। ठीक है, ठीक है, चलें, आप कुछ कह भी गए और कुछ कह ना सके वाली सिचुएशन है। अहमद पंसौता साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम पर ये कानून साजी हो गई, सदर ने वापस भेजी, इसके ऊपर डिबेट हुई, उसके बाद फिर सारा मामला, फिर वही प्रोसीजर जो चलना होता है, दैट वेंट थ्रू, शोर शराबा भी हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी हुआ, वो एहतजाज के बावजूद भी इस टाइम पर कुछ नहीं बन सका। लेकिन वकला इस टाइम पर इस बात पर बड़े नाला भी हैं, गुस्से में भी हैं। आज एहतजाज भी हुआ कि सीजेपी के ऊपर बिला वजह एक पर्सनल अटैक किया जा रहा है। आप इसको पर्सनल अटैक के तौर पर देखते हैं? क्योंकि ज्यादातर कानूनदानों से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने इस तरमीम या इस कानून के ऊपर इख्तलाफ नहीं किया, तरीकाकार पे जरूर इख्तलाफ किया। जी जी बिल्कुल। पहले मैं क्विकली थोड़ा सा कानून के ऊपर एक अपना कमेंट देना चाहूंगा। देखें, अभी जो आपके दूसरे मेहमान थे उन्होंने बड़ा तफसील से इसको एक्सप्लेन किया। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट कैन रेगुलेट इट्स प्रोसीजर थ्रू मेकिंग रूल्स। ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। इट सेज सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट डज द लॉ से एंड व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आइटम 55 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के प्रोसीजर आप किसी अदालत का प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, उसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लॉ क्या कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब ये अगर लेट से कल को लॉ बन भी जाता है तो मेरी नजर में दिस विल बी स्ट्रक डाउन, और ये लॉ कानून और आइन के मुताबिक नहीं है। जो इसको यूनिक सिचुएशन अराइज हुई है, जो 8 मेंबर बेंच बैठ के इसको सुनेगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहां पर बिल को स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। लेकिन जस्टिस काजी फाइज साहब का जो केस था अपना चला था, जब उनका वो मामला रेफरेंस वाला, उसके अंदर समरी जो थी, जो मूव हुई थी, उस समरी, उस प्रोसेस को स्ट्राइक डाउन किया गया था और कहा गया था कि ये प्रोसेस गलत है, और कहा ये प्रेसिडेंट खुद सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें दोनों साइड्स के जजेस थे, जिनको कईयों को पसंद है, कईयों को ना पसंद है, हर तरह के जजेस मौजूद थे उस बेंच में, उन्होंने कहा कि ये प्रोसीजर जो है, इफ इट इज बेस्ड ऑन मैलाफिडे और आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक नहीं, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक यूनिक सिचुएशन है। कामरान साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि इन ऑर्डिनरी सिचुएशंस तो कानून बन के ही चैलेंज होता है, बट यहाँ पर इस कानून को बनने के बाद जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी सारे के सारे प्रोसेस को, आई थिंक अगर उसको टाइमली चेक कर लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट की स्वाबदीद है। मैं इस पे इस हद तक कमेंट करूंगा। अब आते हैं चीफ जस्टिस पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उनके पास इस पावर है टू फॉर्म बेंचेस, उनके पास पावर है सुओ मोटो की, हर चीज एग्जिस्ट करती है। अगर वो इसको एक्सरसाइज करते हैं तो वो कोई गैर कानूनी चीज नहीं कर रहे। उनके ऊपर अटैक करना जो है फ्रॉम सर्टेन क्वार्टर्स, वो भी गलत है। इन्होंने कहा 4 मेंबर से 5 कर दें, 5 से 7 कर दें, 7 से 8 पे आगे बात है। ये बात जब तक इनके हक का फैसला नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं उन पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं, ये तब तक बेंच से राजी नहीं होंगे। अब 8 मेंबर बेंच बैठा हुआ है, उसके ऊपर अब कहा जा रहा है कि जी हम ख्याल ग्रुप है, तो ये फिर हम ख्याल और ना ख्याल, तो ये वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड वैलिडली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पर डिवीजन नहीं है? मैं कहता हूं, मैं उसको डिवीजन नहीं कहता, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं इसको डाइसेंट कहता हूं कि हर जज सुप्रीम कोर्ट का डिफरेंटली सोचता है। अगर आप आसमा जहांगीर साहब शहीद की बात याद आती है, वो कहती थी जिस मुल्क का सुप्रीम कोर्ट 17 बंदे एक तरह सोचते हैं उस पर अल्लाह ही हाफिज, अल्लाह का शुक्र है हमारी सुप्रीम कोर्ट डिफरेंटली सोचती है, मेरी डिफरेंटली सोचती है। जो अगर सोचती है, एक बेंच बनाया कि अब 8 मेंबरों पे भी नहीं यकीन, तो फिर वो कहते हैं ना जी बात वहां तक ले जाए जब तक हक का फैसला ना आ जाए, तो फिर अब उसके ऊपर तो आई एम सॉरी आई कांट से एनीथिंग। चले, अच्छा, अब जो पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग हुई सारा सभा, उसमें कोई ऐसी आवाज नहीं है इस टाइम पर सवाए जीडीए के, जो कि कोई भी काम ये सारे इत्तेहादी मिलकर कर रहे हो उनके ऊपर आवाज बुलंद कर सके, उनको बता सके कि नहीं ऐसा नहीं है। ऐसी पार्लियामेंट या इस तरह से पार्लियामेंट को चलना, क्या आपको पार्लियामेंट में बैठकर, नेशनल असेंबली में बैठकर मुनासिब लगता? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने साथियों को सुना तो कुछ थोड़ा उसके ऊपर राय का इजहार करती हूँ कि अफसोस से हम उस मुल्क में रहते हैं
कि जहाँ पर वो क्या कहते हैं कि हम लोग गद्दारी और कुफ्र के फतवों के बीच में पेंडुलम की तरह घूमते हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ बोलें तो कुछ पता भी नहीं कि गद्दारी का फतवा लग जाए। और एक बात जो मैं हर प्रोग्राम में, जो मैं सब मेरे साथ सीनियर्स बैठे हुए थे, पूछती हूँ कि अगर आइन के मुताबिक चलना है और आइन में लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो ये लार्जर बेंच मतलब कोई 4-5 जज उनके हैं, क्योंकि वो तो इसी मकूले पे अमल करते हैं ना कि वकील ना करो जज कर लो। नून लीग की अगर आप तारीख देखें तो खरीद लो, खरीदना हम किसी जज के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा सकते सायरा बानो साहब। हाँ अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम वी कैन नॉट डू दैट। माजी के अंदर ऐसी चीजें अच्छा ठीक है, फिर ऑडियोज और वीडियोस नहीं होंगी, तो इसलिए हम लोग खामोश बैठे हैं। वरना तो यही होता है कि या तो खरीद लो, नहीं खरीदो तो ऑडियो और वीडियो निकाल लो। वो तो माशाल्लाह कारोबार धंधा अरूज पर है उनका। तो मतलब अभी जो ये लार्जर बेंच बना है, इसमें क्या 4 आइन में से कोई सुकम ढूंढेंगे कि 90 रोज के इलेक्शन नहीं होगा? मैं ये पूछना चाह रही हूँ ना। और बाकी रही लार्जर बेंच के लिए, ये लोग बोल रहे हैं कि लार्जर बेंच होना चाहिए, तो क्या इनकी असेंबली पूरी है? आई एम सॉरी, उस कटी फटी असेंबली में ये तो जो काबीना सा का फैसला है, ये तो आप असेंबली में लाने की जरूरत क्या थी? आप लोग तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के इसको हल कर लेते, ड्राइंग रूम में लेकर आ जाते थे। जो 22 मुनर्रिफ अरकान है, असेंबली के अंदर 2/3 मेजोरिटी से अगर कुछ चीज तब्दील करना भी चाहे तो हो सकती है? नहीं हो सकती। उसके लिए मतलब ये कि अभी भी उनके पास वो नहीं है। और ये जो 22 का मुनर्रिफ अरकान का जो टोला है, वो तो उनकी बी टीम है। और बाकी ये कौन सा, मतलब अपने पांव जले तो इनको फिर ये सारी लेजिस्लेशन भी याद आ गई, वो आ गई। ये अगर काम अगर करते कि अदालतों को 139 से शुरू के 10 नंबर पे कैसे लाना है, तो हम उसके साथ होते। यहाँ पर कहीं कोई आपको कोई मुल्क कौम का मुफाद या आवाम का मुफाद नजर आ रहा है? अपना मुफाद है, मतलब चाहते क्या है? मैं पूछना चाह रही हूँ। आप ये मतलब ऐसे इधर दाएं बाएं ना घूमें, यानी कि इलेक्शन नहीं हो, आप लोगों को स्पेस मिल जाए, तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो, सब केसेस ख़त्म हो के गंगा नहाकर मियाँ साहब यहाँ पर आ जाएं, और उसके बाद एक दूसरी पार्टी के बंदे को नाअहल कर दिया जाए, किसी भी ऐसे सेकंड थर्ड बंदे को लाके वो कर दिया जाए। ये सारा ग्राउंड तैयार किया जाए तभी। और मतलब ये अपने सियासतदान अपने गंद के छींटे सुप्रीम कोर्ट पे भी लेकर आ रहे हैं और पार्लियामेंट में भी लेकर आ रहे हैं। ये तो आप लोगों के ड्राइंग रूम के फैसले। अब इंटरेस्टिंग बात ये, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि हुकूमत कह रही है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है बिल, इसलिए आप लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीडीए, उनका ये मौकफ है कि इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, एक ही एम है, एक ही गोल है, और गोल ये है कि इंतखाबात ना हो। इसके ऊपर डिबेट करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम लार्जर बेंच की बात कर रहे थे। अब जरा अपने दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब के अंदर इंतखाबात एक बार फिर बड़े अनसर्टन नजर आ रहे हैं। 14 मई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी भी बता चुकी थी कि इंतखाबात विद इन 90 डेज या उससे क्लोजेस्ट पॉसिबल डेट पे होंगे। नहीं होता हुआ मामला नजर आ रहा। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं साहब, अब हुकूमत बार बार ये कह रही है कि 14 मई के इंतखाबात नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, या कराएंगे या नहीं कराएंगे, या खान साहब का अगर यही रवैया रहा तो फिर 8 अक्टूबर के इंतखाबात भी खतरे में पड़ जाएंगे। आपने सुनी है राना सनाउल्लाह साहब की बात, मेरे प्रोग्राम के अंदर भी मंडे को ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आ गई थी कि अब बिल तो दे दिए पैसे देने के लिए इलेक्शंस के, लेकिन पैसे आते हैं या नहीं आते ये असेंबली ने डिसाइड करना है। असेंबली में कौन बैठा है वो भी आपके सामने है, तो अब क्या करेंगे, व्हाट नेक्स्ट? देखिए इस तरह है कि अगेन आपके समहाउ मुझे लगता है कि 1973 में जो लॉ मेकर्स थे ना, वो क्वालिटेटिवली इस वक्त जो गवर्नमेंट है उनसे बहुत बेहतर है। उन्होंने इसका भी कहा हुआ था कि अगर आप आर्टिकल 81 टू 86 के दरमियान में करने को कहते हैं, जब आपको इलेक्शंस की ज़रूरत होती है तो उसमें जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं जो कि चार्ज्ड अकाउंट्स होते हैं, आप उनमें से करते हैं, और इसके ऊपर असेंबली के अंदर वोट नहीं होता। ठीक है, ये उसके अंदर वो मेरे ख्याल में आर्टिकल 81 के अंदर है। ठीक है, बात प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप फॉलो करेंगे और या फिर आप
चीफ जस्टिस मौलाना फजलुर रहमान, जस्टिस राना सनाउल्लाह, जस्टिस मरियम नवाज शरीफ, जस्टिस मियाँ शहबाज शरीफ, जस्टिस मियाँ नवाज शरीफ, जस्टिस बिलावल भुट्टो, इनका एक लार्जर बेंच बनाएंगे और उनसे आप इनसे रहनुमाई लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल होना क्या चाहिए। चीफ जस्टिस आपने किसको बनाया है? मौलाना फजलुर रहमान। ठीक है, ठीक है ना, मैं उनके, अच्छा देखिए वो ये है कि थॉमस जेफरसन ने एक वो कहा था कि द टू एनिमीज ऑफ पीपल आर the criminals and the government. So let us tie the second, which is government, with the chain of the constitution, so that the first one will not become the legalized version of the second, or sorry, so the second one does not become the legalized version of the first one, ताकि जो हुकूमत है या जो हुकूमत वक्त है वो चोरों की नुमाइंदगी ना करे। यहाँ तो चोर ही आके हुकूमत में बैठ गए। अच्छा, ओके, ठीक है, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, आपने कहा था बिल नहीं है, ये बिल पड़ा हुआ है मेरे साथ। इस बिल में, और ये कामरान, देखिए मुझे मैं कामरान साहब को जितना मैंने देखा है बोलते हुए, जिस तरीके से, एक तो इनके अंदर सब्र और तहम्मुल बहुत अच्छा है, ठीक है, और इनको भी पता है कि इन्होंने जो इस बिल के अंदर एक दो चीज़ें डाली हैं वो ये भी समझते हैं कि वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए। अब इसके अंदर जो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सो मोटो ना हो और बात चीज़ें हो जो सुप्रीम कोर्ट का अंदर है, वो तो ठीक है, लेकिन इनके अंदर ये अपील डाल रहे हैं, वो अपील ये डाल नहीं सकते। तो बिल जो कहता है नहीं पढ़ा, उनको शायद अंग्रेजी नहीं आती कि जिन्होंने, क्योंकि ये बिल बनाया होगा कामरान साहब जैसे लोगों ने, बाकी जो लोगों को कख नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता वो कभी BMW में बैठे भी थे कि नहीं बैठे थे, हालांकि उसी तस्वीर में वो BMW से बाहर भी निकल के आ रहे थे, और उनकी BMW के जो, और ये वो शहीद अरशद शरीफ ने सबसे पहले बताया था कि वो 777 का नंबर था, और वो पता नहीं किस बंदे की मोटरसाइकिल का नंबर था, वो मोटरसाइकिल BMW में चेंज हो गई थी। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आवे का आवा भी बिगड़ा हुआ है, और मुझे बाज़ दफ़ा अफसोस होता है कि इतने अच्छे सीनियर लॉयर को अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके उन लोगों को डिफेंड करना पड़ता है। सायरा बानो साहिबा, आप फरमा रही थी कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंतखाबात से भागती हुई नजर आ रही है हुकूमत, और इंतखाबात से भागने के ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, चाहे पैसे ना दें, चाहे नफरी ना दें। 3 लाख की नफरी मांगी, 75,000 की नफरी मिलेगी, पैसे के लिए पार्लियामेंट के अंदर लेकर चला जाया गया। उस दिन जिस दिन ये मनी बिल पेश किया गया, और तब से अब तक आपको पार्लियामेंट का दर्जा हरारत क्या लग रहा है? क्या पार्लियामेंट पैसे दे देगी? 21 अरब की बात है ना? नहीं, पार्लियामेंट नहीं देगी, नहीं देगी। अगर इन्होंने ऐसा करना होता तो ये सारी भाग दौड़ क्यों होती, जो वो कहते हैं ना कि बिल राइट लेफ्ट हो रहे हैं, वो क्यों होती। और मेरा ये सवाल है कि अगर ये वाला बिल भी पार्लियामेंट के अंदर आना है तो फिर इसके बाद मेरे ख्याल में फिर जिसको भी जिस इजाफी मद में पैसे चाहिए होंगे वो सारे बिल क्या पार्लियामेंट से अप्रूव होंगे? PM हाउस के दौरे, उनके खर्चे, उनकी सब चीज़, फिर सब चीज़ पार्लियामेंट में आएगी, फिर हम लोग इजाज़त देंगे कि वो पैसे उनको देने हैं या नहीं देने। ठीक है, तो ये सारी इस वक्त मुल्क में वो जो बवाल मचाया हुआ है ना, वो एक बंदे का मचाया हुआ है, और उसका नाम है राजा क्या, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, मैं कहती हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप एक जगह कह रहे हैं कि वो लोग प्रॉक्सी हैं गवर्नमेंट का, दूसरी जगह आप सारे इल्जाम उनके सर पे डाल रहे हैं। नहीं, सब उन्होंने किया। मैं कहती हूँ कि अगर मैं चीफ जस्टिस मेरी आवाज़ सुन रहे तो सिर्फ 3 लोगों को टांगना चाहिए। मैं कल भी प्रोग्राम में बोला था, लेकिन मेरी पूरी बात तो, और क्या, जब ये गद्दारी और कुफ्र के फतवे लगा सकते तो क्या ये अल्फाज मैं बोल नहीं सकती? अब उसमें टांगने से ये मतलब नहीं है कि उनको पकड़ के टांग दे, एक लफ्ज़ है ये टांगने का। एक चीफ इलेक्शन, ये इनके लिए मैंने कहा, एक सेक्रेटरी दिफा के लिए कहा और एक सेक्रेटरी फाइनेंस के लिए कहा था, ताकि पता चल जाए। और बाकी आपने कहा ना कि इनको नाअहल कर दिया जाए शहबाज शरीफ साहब को, मैं कहती हूँ कि इनको, हुकूमत को, इस काबीना को नाअहल नहीं करना चाहिए। क्यों? इनको अवाम के सामने फेंकना चाहिए, इनको इलेक्शन से नहीं भागने देना चाहिए, इनको कोई आड़ नहीं देनी चाहिए। लेकिन इनको दूध और पानी का पानी पता चल जाए। गवर्नमेंट कह रही है शहबाज शरीफ साहब को नाअहल भी कर लिया तो हम तैयार बैठे, फिक्र ना करें। वो तो जाहिर है चाचा भतीजी की लड़ाई है, उसमें हो भी गया तो क्या वो हो जाएगा, लेकिन ये कि इनको नाअहल करने, ताकि पता चल जाए कि ब्यूरोक्रेसी कहाँ पर खड़ी है, कि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम इदारे के मानती है या इन जो वज़रा के सियासतदानों के, पता चल जाएगा कि वो किसके अंडर है। वी हैव टू फिक्स द ऑडियो एज़ वेल। अहमद पंसौदा साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हुकूमत का क्या एम या क्या गोल हो सकता है। अहमद पनसौदा साहब, इससे पहले कि इंतखाबात हों, इंतखाबात के स्केड्यूल आने से पहले ये बातें हो रही थी कि इंतखाबात करवाए जाएंगे या नहीं करवाए जाएंगे। अब 14 मई वाले इंतखाबात तो होते हुए नजर नहीं आते हैं। अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद भी ये डिस्कस हो रहा है कि उस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी है उसके ऊपर इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। ऐसी सूरत हाल में अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई कदम उठाती है तो वाकई में शहबाज शरीफ साहब की नाअहली होते हुए देख रहे हैं। देखिए जी, जो डायरेक्शन दी गई है वो फेडरल गवर्नमेंट को दी गई है। डायरेक्शन जो दी गई है वो फेडरल कैबिनेट जो है दैट कंप्राइजेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स। तो अगर फेडरल कैबिनेट जो है इट हैज द चीक टू से कि जी हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है उसको पहले समझ, अच्छा इनकी आदत है, नीचे भी जब लाहौर हाई कोर्ट में जब उन्होंने कहा था 90 दिन, तो इन्होंने कहा था जी हम तशरीह करवाने जा रहे हैं और आज तक तशरीह करवा रहे हैं। इसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है तो इन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि हमें बताया जाए। तो दिस विल सर्टेनली लीड टू वन प्रोबेबल, जिसे कहते हैं कंक्लूजन, एंड दैट इज के ऑफ कोर्स एज हेड ऑफ द कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर जो है उनके खिलाफ सबसे पहले कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अगर आप आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, मैं समझता हूँ एक ऐसी बातें जो कि ऑफ कोर्स कुछ उसमें से बहुत जस्टिफाइबल भी हैं कि स्टे ऑर्डर आते हैं और ये वो आता है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो डिफाइंस है, वो तो सुप्रीम कोर्ट को मान ही नहीं रहे। वो कहते हैं ये इदारा जो है ये बस सब हम जैसे चाहेंगे वैसे एग्जिस्ट करेगा। कल को कोई पता नहीं लेजिस्लेट कर दें कि जो नीचे वाले 8 जज हैं वो रहने दे, ऊपर वाले 8 खत्म कर दें। इनसे तो अभी एक्सपेक्ट किया जा सकता है जिस किस्म का बिल इन्होंने पास किया है। ठीक हो गया। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक तो आप पर ये इल्ज़ाम बार बार लग रहा है कि बेसिकली ये सारी जो एफर्ट और सारी एनर्जी पुट इन की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि इंतखाबात से फरार इख्तियार की जा सके, कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की जाए और इंतखाबात आप लोग नहीं कराएंगे। दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम भी कि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट अगर आपकी तरफ या आपके हवाले से, यानी हुकूमत के हवाले से कोई ऐसे डिसीजंस देती हुई नजर आ रही है तो उसके जो विंग्स है वो भी क्लिप करने की कोशिश की जाए। ये दोनों इल्ज़ाम बड़े संगीन है कामरान मुर्तज़ा साहब। ये दोनों इल्जाम गलत हैं। ये इन्होंने अपने तौर पे एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट का देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ 63A वाले में, बल्कि उससे भी पहले शुरू कर लीजिए। जिस तरह से जो है ना मियां साकिब निसार साहब ने जिस तरह हाथ बांध के जो है नवाज शरीफ के साथ किया, फिर उसके बाद जो है ना 63A में पंजाब गवर्नमेंट को जिस तरह से जो है ना वो किया गया, री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई बात नहीं करता, किसी को वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नजर नहीं आता, री राइट हो गया, किसी को ये पता नहीं चलता कि किस लिए किया गया, उसका नतीजा क्या निकला। ठीक है, ये सारे जो हालात हैं इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो पैदा होते रहे। हम आप जब पार्टी के अंदर भी बात करते हैं, हम कहते हैं कि अगर ये बातें सारी जो है ना आपने 63A में की होती तो आप बेटर फुटिंग पे होते। बेटर फुटिंग पे इसलिए होते कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पूरा जो है ना उसको जो है वो आपने रीराइट करवा दिया सुप्रीम कोर्ट से, और किसी उसका एक नतीजा निकला, और ऐसा नतीजा निकला जो किसी पार्टी को फेवर कर रहा है। तो उस वक्त आप बात करते कि ये सारी बातें उस वक्त होती तो शायद मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा बेहतर होता और आज ये हालात ना होते, ना ये असम्बलियां तोड़ने के काबिल होते। तो बहरहाल जो है ना ये भी एक तारीख का हिस्सा है। एक तरफ जो है पार्लियामान इस वक्त मौजूद है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा मौजूद है। वो हिस्सा आपने आज देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच से, उसमें एक भी सीनियर जज मौजूद नहीं है। जो हम वकील हैं, कम अज कम और किसी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफ बेंच की जो समझ आती है, फॉर्मेशन ऑफ बेंच की जो समझ आती है, वो आए या ना आए कि जी ये भी तो सुप्रीम कोर्ट है, मगर हमको जरूर आती है। आप जब कोई बेंच बनाते हैं तो उसमें या तो अगर आपने 1 से 8 लेने हैं ना, 8 का बेंच बनाना है तो 1 से 8 सीनियर ले लीजिए। आपने 5 लेने हैं तो 1 से 5 सीनियर ले लीजिए। फुल कोर्ट बनानी है जिसका मुतालबा किया जा रहा है, जिस इस मामले का ताल्लुक जो है पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान के साथ जिस मामले का ताल्लुक है आप उस पर फुल कोर्ट नहीं बना रहे। इसलिए नहीं बना रहे कि कुछ लोग जो है शायद आपकी राय के मुताबिक नहीं चलेंगे। इस्तेहकाक है ना इस टाइम पर कामरान साहब, ये तो चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है। चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव जो है चीफ जस्टिस का इस तरह से भी नहीं है कि वो बिल्कुल जो है ना बादशाह सलामत है और जिस तरह से जो चाहे वो करें, उसके बाद उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये मेरा हक है कि मैं बेंच के ऊपर कोई एतराज कर सकूं। अगर मैं एतराज करता हूं उसको सुना जाना चाहिए। आप उसको सुनने की बजाय जो है ना वो मामले को फिर बजद है कि मैंने उसी तरह से हल करना है जिस तरह से मैं हल करना चाहता हूँ, कर लीजिए। अच्छा, वेरी क्विकली सैनर साहब, वेरी क्विकली कामरान साहब ने जो कुछ कल किया था, वेरी क्विकली मुझे बता दीजिएगा, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ मैं बढ़ी हूं, मुझे बता दीजिएगा हुकूमत इंतखाबात हाथ से बांध के और उसको हुकूमत को उन्होंने किस तरह से ठीक है। कामरान साहब मुझे क्विकली ये बता दीजिएगा, हुकूमत इंतखाबात से फरार क्यों इख्तियार कर रही है, बस ये बता दीजिएगा। इंटीरियर मिनिस्टर ने जब ये कह दिया कि 14 मई के इंतखाबात नहीं होते हुए नजर, पार्लियामान इस पे एहतजाज करती है, हमारा ये हक है कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं,
और ये रिकॉर्ड हम करवाते रहेंगे। यहाँ पे कामरान नूर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अहमद पंसार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर हमायूं, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सायरा बानो साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, बट अदरवाइज वी वुड हैव कंटिन्यूड विद द डिस्कशन। अनीका निसार को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि जो भी हो आने वाले महीनों के अंदर ये सियासी तनाव मुल्क के लिए एक वबाल जान या मुल्क के लिए टोर्नेडो की तरह सामने ना आए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।